हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अक्टूबर मंथ की वोमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने पिछले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जा कर के, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि फसलों की 35 किस्में राष्ट्र को समर्पित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन और कुपोषण की चुनौतियों से निपटने के लिए 28 सितंबर 2021 को किसानों को 35 किस्में जो है तोहफे में दी हैं, और इन किस्मों को जो विकसित किया है वो किया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इन किस्मों को विकसित किया है। और इन किस्मों की क्या क्वालिटी है कि इन किस्मों को विकसित किया गया है, तो इन किस्मों में ये उच्च पोषक तत्वों से भरपूर है, रोग रोधी क्षमता है इनमें, और साथ ही सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए चना, अरहर और सोयाबीन की किस्में अलग से विकसित की गई हैं। ठीक है। और अगर बात करें इनकी 35 किस्मों में, इन 35 किस्मों में अरहर है, सोयाबीन है, गेहूँ है, बाजरा है, मक्का है। तो ये सारी किस्में हैं जिनको जो है विकसित किया गया है और इन्हें राष्ट्र को समर्पित किया गया है। अब ये जो किस्में हैं वो किसानों के लिए हैं। अब इसे किसान कैसे प्राप्त करेंगे, तो किसानों को एक फॉर्म भरना होगा और अपने गांव के ग्राम सेवक से उन उन्नत जो किस्म के बीज हैं विकसित किए गए हैं उनको वो अपने गांव के ग्राम सेवक से ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेन्नई सेंट्रल स्टेशन 100% सौर ऊर्जा से संचालित होगा। यानी कि पहले जो अदर तरीके से बिजली आती थी, अब वो पूरी की पूरी बिजली अब सौर ऊर्जा के द्वारा कर दी गई है। डॉक्टर MGR चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से जो है संचालित किया जा रहा है, और यह देश का पहला रेलवे स्टेशन होगा जहां पर 100% जो ऊर्जा है वो सौर ऊर्जा से जो है ली जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स सितंबर 2021 में जारी की गई है। देने के मामले में तो हम वैसे ही मान हैं। देखो, भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया और इस मामले में भी हम 14वें पायदान पर हैं। तो ये रैंकिंग याद रखना कि वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में हम 14वें पायदान पर हैं, और वर्ल्ड गिविंग जो इंडेक्स है उसमें पहले स्थान पर है इंडोनेशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई देशों में प्रदूषण की स्थिति पर WHO ने रिपोर्ट जारी की है, और इस रिपोर्ट में भारत तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर बांग्लादेश है, दूसरे स्थान पर पाकिस्तान है, और ये काफ़ी चिंताजनक बात है कि हम पूरे एशिया में तीसरे स्थान पर हैं। ठीक है। प्रदूषण से सबसे पहले तो सांस संबंधी जो रोग हैं वो होते हैं, और ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। छोटे छोटे बच्चों में अस्थमा की बीमारी हो जाती है, उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है। तो इन सबको रोकना है, पेड़ लगाइए ताकि हमारा वातावरण स्वच्छ हो और ये प्रदूषण संबंधी जो जितनी भी बीमारियां होती हैं उनसे निजात मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BHU में खुलेगा दुनिया का पहला राम स्कूल। BHU काशी में खुलेगा दुनिया का पहला राम स्कूल, जिसे स्कूल ऑफ राम के नाम से खोला जाएगा, और इस स्कूल में भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ हैं वो पढ़ाई जाएंगी। उनके पुरुषार्थ, धैर्य, कूटनीति, राम राज्य के प्रबंधन से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो इस स्कूल में दी जाएगी। भगवान राम के बाणों की जो आणविक तकनीक है उसका रहस्य भी छात्रों को इस स्कूल में पढ़ाया जाएगा। आणविक तकनीक क्या होती है कि जब अगर किसी ने महाभारत और रामायण देखी हो तो रामायण में जो है कि एक तीर इधर से और एक तीर इधर से आता है, और जब दोनों टकराते हैं तो दोनों गायब हो जाते हैं। वो आणविक तकनीक है। दुनिया ने तो अब ये चीज़ें अब खोजी है। जो एंटी मिसाइल नहीं होती कि वो उसको हवा में वो कर देती है, गायब कर देती है मिसाइल को, तो वैसी तकनीक थी ये भी पहले। तो दुनिया ने तो अब खोजी है, लेकिन भारत ने ये सारी तकनीक पहले ही खोज चुका है भारत। लेकिन इन चीज़ों पे किसी ने गौर नहीं किया, सब सोचते हैं कि ये सब ऐसे ही है। ठीक है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के जो कुलपति हैं प्रोफेसर रजनीश शुक्ला, इन्होंने स्कूल ऑफ राम की स्थापना की है। ये नाम भी आपको याद रखना है।
और इस स्कूल के बारे में भी याद रखना है कि ये कहाँ खोला जा रहा है, तो काशी में खोला जा रहा है, ठीक है। और काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है इनका कि ये स्कूल खोल रहे हैं। इससे हमें हमारी संस्कृति, हमारे पूर्वजों के बारे में पता चलेगा, भारत को जानने का मौका मिलेगा कि क्या क्या चीज़ें थी इसमें पहले और आज क्या क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात की पहली महिला स्पीकर, भाजपा की वरिष्ठ विधायक नीमाबेन आचार्य गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। और ये याद रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है, गुजरात की पहली महिला स्पीकर बनी है नीमाबेन आचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागालैंड में अब कोई विपक्ष नहीं होगा, सभी पार्टियां मिलकर के चलाएंगी सरकार। नागालैंड देश का इकलौता राज्य होगा जहां पर कोई विपक्षी पार्टी नहीं होगी और सभी यानी कि पक्ष वाली और विपक्ष वाली दोनों पार्टियां मिलकर के सरकार चलाएंगी। और ये फैसला लिया है नागालैंड सरकार ने। नागालैंड विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले सभी राजनीतिक दलों ने कोहिमा में सर्वदलीय सरकार के रूप में गठन करने का जो है निर्णय लिया है। और ये एक तरीके से सही भी है, जो पैसा चुनाव में वेस्ट होता है उसे ये राज्य के डेवलपमेंट में लगा सकते हैं, ठीक है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की अध्यक्षता में बैठक हुई और उसमें विपक्ष रहित व्यवस्था अपनाने के लिए सर्वसम्मति से जो प्रस्ताव है वो पास कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रवात गुलाब, सितंबर 2021 में चक्रवात गुलाब ने भारत के पूर्वी तट पर दस्तक दी है। चक्रवात गुलाब एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है और इसका नाम पाकिस्तान ने दिया है। इसने दक्षिण ओडिशा और उत्तर आंध्र प्रदेश के तटों को प्रभावित किया है। चक्रवात गुलाब जैसा ही एक चक्रवात वर्ष 2018 में डे नाम से, वर्ष 2005 में प्यार नाम से जो है ये आए हुए हैं ये चक्रवात। बात करें वर्ष 2020 और 21 की और भारत में आने वाले जितने भी चक्रवात है 2020-21 में सारे इम्पोर्टेंट है, याद रखना। इनको जो नाम दिया है किस देश ने दिया है वो भी याद रखना है और इनका नाम भी याद रखना है और इनके नाम का अर्थ क्या है ये भी याद रखना है क्योंकि ये चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो 2020 और 21 में भारत में आने वाले चक्रवात हैं ताउते हैं, यास है, निसर्ग है और उम्फान है, ठीक है। ताउते जो है वो ताउते नाम म्यांमार ने दिया है जिसका अर्थ होता है ज़्यादा आवाज़ करने वाली छिपकली, ठीक है। यास नाम है ओमान ने दिया है। ओमान जो है उसने यास का अर्थ निकाला है, जैस्मीन होता है यास का मतलब, और ओमान ने दिया है, ठीक है। दोनों चीज़ें याद रखनी है। निसर्ग जो नाम है वो बांग्लादेश ने दिया है जिसका अर्थ होता है प्रकृति, और जो उम्फान नाम है वो थाईलैंड ने दिया है। बात करें इनके नामों की तो कैसे क्या इनको जो है नाम दिए जाते हैं। एक चेतावनी केंद्र है जो इसकी सारी जानकारी रखता है, जो मौसम विभाग के तहत काम करता है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग के ट्रॉपिकल साइक्लोन पैनल यानी कि PCT में 13 देश होते हैं जो मिलकर के इन तूफ़ानों का नाम रखते हैं। उन 13 देशों में कौन कौन से देश हैं? भारत है, पाकिस्तान है, मालदीव है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, ओमान है, सऊदी अरब है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, ईरान है, कतर है, UAE है और यमन है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वरिष्ठ नागरिकों हेतु हेल्पलाइन चलाई गई है। केंद्र सरकार ने देश में वरिष्ठ नागरिकों को मदद देने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14567 की शुरुआत की है। इस हेल्पलाइन नंबर का नाम एल्डर लाइन दिया गया है। एल्डर लाइन का मकसद सभी वरिष्ठ जितने भी नागरिक हैं उनकी भलाई चाहने वाले को जो है पूरे देश में एक मंच के साथ जोड़ना है, जिससे कि वे बिना किसी हिचक के और अपनी परेशानी, अपनी चिंताओं का साझा कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूमियो किशिदा जापान के अगले प्रधानमंत्री होंगे। फूमियो किशिदा जापान के अगले प्रधानमंत्री होंगे, ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसदीय आउटरीच कार्यक्रम क्या है? तो इस कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की है और उनका कहना है कि इस कार्यक्रम के तहत हम जो ज़मीनी स्तर पर शासन है उसको मजबूत करने का प्रयास कर सकते हैं। और सितंबर 2021 को इसके चौथे संस्करण का आयोजन
जम्मू कश्मीर में किया गया। इससे पहले इसका पहला कार्यक्रम देहरादून उत्तराखंड में हुआ, दूसरा कार्यक्रम मेघालय में हुआ और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के लिए शिलांग में व तीसरा कार्यक्रम लद्दाख में आयोजित किया गया है और चौथा कार्यक्रम जम्मू और कश्मीर में आयोजित किया गया है। ठीक है, और इस कार्यक्रम का उद्देश्य जन जागरूकता एवं भागीदारी को बढ़ावा देना है, ज़मीनी स्तर पर नेताओं के बीच में आत्मविश्वास को बढ़ावा देना है और सरकार द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं के विषय में जागरूकता फैलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 का शुभारंभ किया है। स्वच्छ भारत अभियान चरण 2 के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 का 9 सितंबर 2021 को शुभारंभ किया है। ये डेट आपको याद रखनी है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण का उद्देश्य देश में खुले में शौच से मुक्त करने में तेजी लाने में सहयोग और इसके साथ बेहतर परिणाम जो है प्राप्त करने से है। सर्वेक्षण के लिए एक विशेष एजेंसी का चयन किया गया है जो प्रमुख मापदंडों के आधार पर गांवों और जिलों और राज्यों को जो है रैंकिंग प्रदान करेगी। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के अंतर्गत देश भर के 698 जिलों में 17,475 गाँवों को जो है कवर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर है वो विकसित किया जाएगा। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया विदेश मंत्रालय के सहयोग से अगले 3 महीनों में 75 भारतीय मिशनों या दूतावासों में आत्मनिर्भर भारत जो कॉर्नर है वो स्थापित कर रहा है। 15 अगस्त 2021 को बैंकॉक और थाईलैंड में भारतीय दूतावास के इस तरह के पहले के जो कॉर्नर है वो विकसित किए जा चुके हैं और उनका उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा ट्राइफेड जो है भारत में स्थापित विदेशों के जो 75 दूतावास हैं उनको भी इस कॉर्नर में स्थापित करेगा। यानी कि हमारे जो दूतावास है विदेशों में वहाँ भी ये किया जाएगा और विदेश वालों के जो हमारे देश में कॉर्नर मतलब जो ऑफिस है दूतावास के वहाँ भी जो आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर है उसको विकसित किया जाएगा। और उस कॉर्नर में क्या किया जाएगा कि हमारे जीआई टैग वाली जितनी भी वस्तुएं हैं उनको वहाँ पर शो फीस के लिए रखा जाएगा। आदिवासी कला है उनको वहाँ पर शो किया जाएगा। शिल्प उत्पाद हैं उनको भी वहाँ पर जो है एक विशेष स्थान होगा जहाँ पर इनको शो करने के लिए कि हमारे देश की संस्कृति उसकी कला और उसके बारे में जितनी भी जीआई टैग वाली वस्तुएं हैं उनको वहाँ पर शो के लिए रखा जाएगा ताकि लोगों को पता चले कि हमारे देश की ये फेमस चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2021 के दौरान स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम हैं तो ये हैं शिक्षा पर्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 सितंबर से 17 सितंबर 2021 तक पूरे देश में मनाए जाने वाले शिक्षा पर्व 2021 की औपचारिक शुरुआत जो है वर्चुअल मोड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से की है और इस दौरान प्रधानमंत्री ने शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी अन्य योजनाएं भी लॉन्च की हैं और इसका विषय इसकी थीम याद रखना गुणवत्ता और सतत विद्यालय भारत में विद्यालयों से ज्ञान प्राप्ति ये इसकी थीम है। याद रखना यह कार्यक्रम 12 दिनों तक पूरे देश में मनाया जाएगा। शिक्षा पर्व न केवल सभी स्तरों पर शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने बल्कि देश के स्कूलों में गुणवत्ता समावेशी प्रथाओं और स्थायित्व में सुधार करने के लिए जितने भी नए तरीके हैं उनको प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, और शिक्षा पर्व के अवसर पर लॉन्च की गई योजनाएं भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश ज्ञान के सार्वभौमिक डिज़ाइन के अनुरूप श्रवण बाधितों के लिए ऑडियो और अंतर्निहित पाठ सांकेतिक जो भाषा है वो पोर्टल लॉन्च किया गया है। टॉकिंग बुक नेत्रहीनों के लिए बोलने वाली ऑडियो और जो वीडियो है वो योजनाएं लॉन्च की गई है। सीबीएसई क्यूए फ्रेमवर्क में सीबीएसई की स्कूल गुणवत्ता और आश्वासन और आकलन जो रूपरेखा है वो इसमें लॉन्च की गई है। निष्ठा 3.0 है वो कार्यक्रम भी लॉन्च किया गया है। निपुण भारत के लिए निष्ठा जो कार्यक्रम है वो शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसमें शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। विद्यांजलि पोर्टल के तहत विद्यालय के विकास के लिए शिक्षा स्वयंसेवकों दाताओं और CSR जो योगदान करता है को उनको सुविधा प्रदान की जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुष आपके द्वार अभियान की शुरुआत की गई है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 3 सितंबर 2021 को मुंबई से आयुष आपके द्वार अभियान की शुरुआत की है। आयुष मंत्रालय के द्वारा देश भर में 45 से अधिक स्थानों पर आयुष आपके द्वार अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान का उद्देश्य है 1 वर्ष में देश भर में 75 लाख घरों में पौधारोपण के लिए औषधीय पौधे हैं वो वितरित किए जाएंगे, जिसमें अशोक हो गया, गिलोय हो गया, अश्वगंधा हो गया, तुलसी का पौधा हो गया, ये पौधे वितरित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद टीवी के बारे में कि 15 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद टीवी का शुभारंभ किया है। संसद टीवी भारत सरकार की एक टेलीविज़न सेवा है जो संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही का सीधा प्रसारण करेगा। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को लोकतांत्रिक मूल्यों और देश की संस्थाओं से संबंधित विषयों पर उच्च गुणवत्ता वाली विषय वस्तु भी प्रस्तुत करेगा। संसद टीवी के तहत मुख्यतः 4 श्रेणियों में इनके कार्यक्रमों को बांटा गया है, जिसमें संसद और लोकतांत्रिक संस्थानों का कामकाज है, ठीक है। दूसरा है शासन और नीतियों का कार्यान्वयन है। तीसरा है भारत का इतिहास और संस्कृति है तथा चौथा है समकालीन मुद्दे हैं। जो संसद टीवी है उसका गठन लोकसभा और राज्यसभा टीवी को विलय करके फरवरी 2021 में किया गया था और इसके जो अध्यक्ष है CEO है वो है रवि कपूर, जो कि सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं। रवि कपूर जो कि संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2021 में नीति आयोग ने 112 आकांक्षी जिलों के बच्चों को तकनीक संचालित शिक्षण कार्यक्रम तक पहुंच प्रदान करने के लिए किस कंपनी से करार किया है? तो ये किया है बायजू के साथ किया है। इसके तहत 112 आकांक्षी जिलों के जो सरकारी स्कूल हैं उनके 6ठी क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक के जो छात्र हैं उनको बायजू कंपनी के प्रीमियम लर्निंग रिसोर्सेज हैं वो मुफ्त प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार निजी क्षेत्र की किस कंपनी के द्वारा मिलिट्री एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। सितंबर 2021 में रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए C-295 परिवहन जो विमान है वो खरीदने के लिए स्पेन के एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ समझौते को मंजूरी प्रदान की है और ये सौदा करीब 22,000 करोड़ रुपए का है, जिसके तहत 56 C-295 जो परिवहन है जो विमान है वो खरीदे जाएंगे और इसके तहत हस्ताक्षर किए गए हैं कि 48 महीनों के अंदर स्पेन के एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के द्वारा उड़ान भरने की स्थिति वाले 16 विमान हमें उपलब्ध करवाए जाएंगे। शेष 40 विमानों को भारत में ही 10 वर्षों के भीतर तैयार किया जाएगा और इसके तहत एयरबस डिफेंस ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PM दक्ष पोर्टल और PM दक्ष मोबाइल ऐप है वो लॉन्च किया गया है। 7 अगस्त 2021 को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने PM दक्ष पोर्टल और PM दक्ष मोबाइल ऐप है वो लॉन्च किया है। इस पोर्टल और ऐप को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीज़न के सहयोग से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और सफाई कर्मचारी हैं उन समूहों को लक्षित करते हुए इसको विकसित किया है, ताकि इस ऐप के माध्यम से जो ये युवा वर्ग है, लक्षित युवा वर्ग, उसको आसानी से कौशल विकास जो प्रशिक्षण है उस कार्यक्रम से उन्हें जोड़ सके और ताकि उन्हें स्किल सिखा सके, उन्हें भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2020 और 21 से प्रधानमंत्री दक्ष और कुशल संपन्नता हितग्राही यानी कि PM दक्ष योजना लागू की जा रही है। इस योजना के तहत पात्र जो लक्ष्य समूह होगा उनको कौशल विकास प्रशिक्षण जो कार्यक्रम है उसके तहत अप स्किलिंग, री स्किलिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम
और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो जो है सिखाया जाएगा। और ये प्रशिक्षण कार्यक्रम सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों, कौशल विकास, उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा गठित क्षेत्र कौशल परिषदों और अन्य विश्वसनीय संस्थानों के माध्यम से ही क्रियान्वित करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई रूपी क्या है। तो 2 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी लॉन्च किया है। यह पर्सन ऑफ पर्पज स्पेसिफिक डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन है। ई रूपी डिजिटल भुगतान का एक साधन है। इसे नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म पर वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से विकसित किया है। अब ये याद रखना, ये किसके सहयोग से विकसित किया गया है, ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। ई रूपी एक क्यूआर कोड है जिसमें एसएमएस स्ट्रिंग आधारित ई वाउचर जो है लाभार्थियों के मोबाइल में पहुंचाया जाएगा और भुगतान करने के लिए क्यूआर कोड को स्कैन किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया है। अगस्त 2021 में संसद के द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक को पास कर दिया गया है। इसके तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी और इस विश्वविद्यालय का नाम होगा सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया है, जिसके तहत इस विधेयक में जमाकर्ताओं को उनकी बीमित जमा राशि तक समयबद्ध तरीके से पहुंच प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। यदि बैंक में उनकी जमा राशि प्रतिबंधित हो जाती है तो निगम की जिम्मेदारी होगी कि वो 90 दिनों के भीतर जितनी भी बीमित जो राशि है जमाकर्ताओं की उसका भुगतान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें कि केंद्र सरकार ने प्रतिवर्ष 14 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो ये की है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। 14 अगस्त को भारत और पाकिस्तान जब अलग हुए थे उस समय जो आमजन जो जनमानस है उसको जो दर्द और जो पीड़ा झेलनी पड़ी थी उसकी याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है वो बनाया जाएगा। तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।